हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। और जो हमारी थिंकर की सीरीज चल रही थी उसमें आज जो थिंकर हम लोग देखने वाले हैं वो है ओविन लिंच। बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी कि भाई सर ओविन लिंच के बारे में पढ़ा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ओविन लिंच से सवाल आते हैं। तो ओविन लिंच जो हैं वो हैं तो अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, लेकिन उन्होंने ज्यादातर जो अपना फील्ड वर्क है वो इंडिया के अंदर किया है। 90% ऑफ जो इनका कार्य है वो इंडिया के अंदर इन्होंने कार्य किया है। इन्होंने इंडिया के बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स, बहुत सारे दलित ग्रुप का अध्ययन किया है। ठीक वही, और संस्कृताइजेशन जो एम एन श्रीनिवास का संस्कृताइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको ये क्रिटिसाइज करते हैं। ये कहते हैं संस्कृताइजेशन जो है आज के समय में उतना फंक्शनल नहीं है जैसा कि पहले था। ठीक, चलिए तो समझेंगे कि क्यों उन्होंने संस्कृताइजेशन का क्रिटिसिज्म किया है। सबसे पहले देख लेते हैं उनकी बुक्स, मगर उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारी क्लासेस नहीं देखना शुरू की हैं, ठीक, अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो आप बहुत सारी वीडियोस मिस कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पेपर 1 की क्लासेस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की पेपर 2 की। तो तुलिका मैम और प्रीति मैम की क्लासेस चलती हैं। तुलिका मैम की क्लासेस 10 बजे और 12 बजे होती है, प्रीति मैम की क्लासेस 3 बजे और 7 बजे होती है। दोनों ही मैम की क्लासेस आपको रिचुअली अटेंड करनी चाहिए। ठीक, इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं ओविन लिंच की, सबसे पहली किताब है द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी। सेकंड है पिलग्रिमेज विथ कृष्णा, सोवरेन ऑफ इमोशंस। थर्ड है डिवाइन पैशन, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोशंस इन इंडिया। फोर्थ है अर्बन एंथ्रोपोलॉजी, पोस्ट मॉडर्निस्ट सिटीज एंड पर्सपेक्टिव। और फिफ्थ है अनटचेबल्स इन इंडिया, सिविल एंड अनसिविल डेमोक्रेसी। देखिए इन किताबों के नाम देखिए आप, सारा ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया के ऊपर ही इन्होंने पूरा अपना अध्ययन किया है। इनका पूरा फोकस जो था वो इंडियन सोसाइटी पर ही रहा है। ओविन लिंच का जन्म जो है वो कब हुआ था? 4 जनवरी 1931 को, और न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। ओवेन लिंच 4 जनवरी 1931 को, इनका जन्म न्यूयॉर्क सिटी यानी कि अमेरिका में हुआ था। बिटवीन 1962 एंड 1964 लिंच कंडक्टेड फील्ड वर्क इन मध्य प्रदेश। ठीक, कौन से जगह पे? निहाली। निहाली गांव है, मुंडा लैंग्वेज का इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक, मुंडा मुंडा एक ट्राइब हुआ करती थी, मुंडा और ओरोन। मुंडा कहां पाई जाती थी? मध्य प्रदेश में, अभी के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक, उनका इन्होंने सबसे पहली बार फील्ड वर्क किया था 1962 से 1964 में। ये इनका पीएचडी थीसिस भी रहा है। ठीक है, लिंच ने मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश भारत में अपना फील्ड वर्क किया, जिसमें निहाली उप समुच्चय के विशेष संदर्भ में मुंडा भाषाओं का अध्ययन किया है। मुंडा जो जनजाति थी उसका इन्होंने अध्ययन किया था। फर्दर जो इनका फील्ड वर्क, जो नेक्स्ट फील्ड वर्क था, इन्होंने 1964 में किया। और जाटव जाटव दलित जो लोग थे, आगरा में रहते थे, इनका अध्ययन किया है। ठीक, इन 1966 ऑफ पीएचडी, इन्होंने सेकंड पीएचडी की एंथ्रोपोलॉजी बाय कोलंबिया। कोलंबिया में इन्होंने जो है, कोलंबिया से इन्होंने अपना पीएचडी किया था। उसमें इन्होंने जाटव दलित जो थे उस पर अध्ययन किया था, आगरा के जाटव दलित। ठीक, 1964 में इन्होंने यहां पर अपना क्षेत्र कार्य किया। दिस लेटर स्टडी इंस्पायर्ड हिम डीप एंड अबाइडिंग इंटरेस्ट इन बुद्धिज्म एंड द इंपैक्ट ऑफ बी आर अंबेडकर एज दलित आइकॉन। जब इन्होंने यहां पर जाटव्स का अध्ययन किया तो ये और ज्यादा अध्ययन करना चाहते थे, और इनकी रुचि जो है वो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने में गहरी रुचि इन्होंने दिखाई, और बौद्ध धर्म का अध्ययन करने लगे तो इन्होंने बी आर अंबेडकर साहब के भी ये जो अध्ययन है उनसे प्रभावित हुए ये। ठीक, और इन्होंने किताब लिखी द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी 1969 में। द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी 1969 में, जिसमें इन्होंने आगरा के जाटव्स के बारे में लिखा, बुद्धिज्म के बारे में लिखा, और बी आर अंबेडकर साहब के बारे में लिखा। जब ये जाटव्स का अध्ययन कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो जाटव का अध्ययन कर रहे थे, मैं बताऊंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपको 7838517884 पर आपको क्या करना होगा, अपना नाम और फुल नेम, फिर उसके बाद नेक्स्ट मैसेज करना होगा अपना प्लेस जहां आप रहते हैं, और
थर्ड मैसेज करना होगा आपको, आई वांट टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। ये इतना आप कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा दूंगा। या आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का आप हिस्सा बन जाएंगे। तो जाटव का अध्ययन करते हुए इन्होंने देखा कि जाटव जो थे, ठीक, वो अब पहले किसी जमाने में, ठीक है, अपने आप को क्लेम किया करते थे कि हम क्षत्रिय हैं। जो दलित, उनका जो जाति में जो दलित स्थान है, जो परिस्थिति है उनकी, उसको वो छोड़ना चाहते थे पहले। लेकिन बाद के समय में इन्होंने देखा कि जो जाटव थे, अब वो नहीं क्लेम कर रहे हैं डोमिनेंट स्टेटस ऑफ क्षत्रिय, अब वो नहीं बनना चाहते क्षत्रिय। ठीक, इसके लिए इन्होंने एमएन से ही क्रिटिसाइज एमएन श्रीनिवास संस्कृतिज्म। एमएन श्रीनिवास के संस्कृताइजेशन का सिद्धांत का इन्होंने क्या किया, संस्कृतिकरण के सिद्धांत की आलोचना की। ये कहते हैं कि संस्कृताइजेशन जो था किसी जमाने में पहले उसका इंपॉर्टेंस था, वो कार्य कर रहा था, लेकिन आज के समय में संस्कृताइजेशन कोई कार्य नहीं कर रहा है। इसीलिए लोग ऊंची जाति के ही मूल्यों को नहीं अपनाना चाहते। आज समय बदल गया, ये कहते हैं। He says that Jatavs have given up claims to a dominant status of Kshatriya and Sanskritic cultural behavior and have become antagonists of caste and caste system. उन्होंने देखा कि यार जाटव जो हैं, क्षत्रिय और सांस्कृतिक संस्कृति जो व्यवहार की प्रमुख भूमिका थी, उसका दावा उन्होंने छोड़ दिया। अब वो उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो क्षत्रिय नहीं बनना चाहते और जातियों और जाति व्यवस्था का वो विरोध करते। अब वो जाति की प्रणाली का ही विरोध करने लगे। अब वो कहते हैं कि जाति होनी ही नहीं चाहिए। अब जाति कौन से धर्म में नहीं होती है भारत के अंदर? बुद्धिज्म, ठीक है। तो फिर उन्होंने बुद्धिज्म का अध्ययन शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे जाटव जो थे वो बुद्धिज्म अपनाने लग गए, ठीक। तो इन इफेक्ट दे हैव रिवर्स्ड द ओल्ड पोजीशन अगेंस्ट द आदि हिंदू मूवमेंट। वास्तव में उन्होंने आदि हिंदू आंदोलन के खिलाफ अपनी पुरानी स्थिति को उलट दिया। मतलब पुरानी स्थिति क्या थी? वो जाति प्रथा में जो ऊंची जाति के क्षत्रिय थे, वो उनके व्यवहारों को अपना रहे थे, यानी संस्कृताइजेशन हो रहा था किसी जमाने में। लेकिन जब लिंच ने, ओविन लिंच ने जब इनका अध्ययन किया, तो उन्होंने देखा कि अब उनको अगर दिया भी जाएगा ना क्षत्रिय उपाधि, जाति, तो भी वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो उनसे ऊपर उठ गए। अब वो कहते हैं कि यार जो संस्कृतिकरण है ना एमएन श्रीनिवास का, वो फंक्शनल ही नहीं रहा, वो कार्यात्मक नहीं है। द रीजन फॉर रिजेक्शन ऑफ संस्कृताइजेशन, दैट इज कास्ट कल्चरलॉजी एज गिवन बाय लिंच। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृताइजेशन को इन्होंने क्या कहा? कास्ट कल्चरोलॉजी। याद रखना, लिंच ने संस्कृताइजेशन को क्या कहा था? कास्ट कल्चरलोलॉजी, यानी कि जाति संस्कृतिकरण, जाति संस्कृति विज्ञान इन्होंने कहा। इन्होंने संस्कृताइजेशन का नाम बदल दिया। क्या नाम रख दिया? जाति संस्कृति विज्ञान, कास्ट कल्चरोलॉजी। तो ये कहते हैं कि इसको रिजेक्ट कर दिया, संस्कृताइजेशन को रिजेक्ट कर दिया जाटवों ने। क्यों? क्योंकि संस्कृताइजेशन इज नो लॉन्गर फंक्शनल टुडे। क्योंकि ये कहते हैं आज संस्कृतिकरण जीवन की शैली में बदलाव का उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आज उतना प्रभावकारी नहीं रह गया संस्कृतिकरण। अब वो उतना कार्यात्मक नहीं है जैसे पहले किसी जमाने में हुआ करता था संस्कृतिकरण। इसलिए अब संस्कृताइजेशन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रह गया। अब लोग जो है वो कास्ट और कास्ट एलिमेंट से जोड़ करके नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि जो दलित हैं वो जाति वर्ग के, जो जाटव दलित हैं वो विरोधी हो गए जाति व्यवस्था के, ठीक। फिर इनकी जो दूसरी फील्ड वर्क आई वो इन्होंने किया है धरावी के स्लम में। एशिया का सबसे बड़ा स्लम है धरावी, बॉम्बे में, उसका इन्होंने अध्ययन किया, ठीक। उन्होंने 1970 से के बाद धरावी की मलिन बस्तियों का भी अध्ययन किया। सीधे सीधे सवाल पूछेगा कि धरावी का अध्ययन किसने किया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो 1988 से 89 के बीच में इन्होंने फील्ड वर्क किया इंडिया के अंदर,
राधा वल्लभी सेक्ट का अध्ययन किया वृंदावन में। ठीक, वृंदावन के राधा वल्लभी संप्रदाय का भी इन्होंने अध्ययन किया है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपना क्षेत्र कार्य किया 1988 से 1989 के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ओवेन लिंच के बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन था जो कि एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। ठीक है, सेंसिटाइजेशन को किस किस ने क्रिटिसाइज किया है ये भी पूछा जाता है। आज का आपका होमवर्क भी मैं लेकर के आया हूं। इस होमवर्क को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइए, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक, द रिलेटिव डेप्रिवेशन अप्रोच अटेम्प्ट्स टू, सापेक्ष वंचन दृष्टिकोण प्रयास करता है किस चीज का, क्या है सापेक्ष वंचन, ये आपको बताना है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका भी है। अगर आप क्लास को एनरोल करना चाहते हैं तो केवल आज 8 नवंबर लास्ट डेट है, 2806 रुपीज में आज आपको कोर्स मिल जा रहा है। ये एग्जाम तक वैलिड होगा, यानी कि अगर मान लीजिए 10 दिसंबर को आपका एग्जाम है ना, तो 10 दिसंबर तक ये वैलिड होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।